नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, ये हमारा 5वां जो रेखांकित अंश है उसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग साथ में अपनी किताबें रखिएगा और मेरे साथ ही साथ चलते रहिए। अब आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग बहुत ही मन लगाकर सारे विषयों को अच्छे से पढ़िए। चलिए हम लोग देख लेते हैं 5वां रेखांकित अंश की व्याख्या कि आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम तो भारतीय संस्कृत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लेते हैं और 3 प्रश्न हैं। ये प्रश्न क्यों जरूरी है बच्चों ना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में एक प्रश्न ही उठा के दे देगा या बहुविकल्पी में उठा के पूछ लेगा। तो कवि इकबाल की उक्ति का अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में किस अमर तत्व की ओर संकेत किया है? हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है? तो सबसे पहले रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं हम लोग कि रेखांकित अंश की व्याख्या अध्याय तो आप लोग लिख लेंगे ना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्धृत है। और रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिए आप लोग कि एक मिनट। भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल और स्वास्थ्यप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। इस जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। लेखक की हार्दिक इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में प्रवाहित इन नदियों में वह अमृत तत्व सदैव बना रहे जिसमें सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। इस भावना का विस्तृत रूप ही सनातन धर्म है और यही भारतीय संस्कृति की उदात्त परंपरा भी है। यद्यपि इस देश ने तरह तरह के संकट झेले हैं, तथापि भारतीय संस्कृति में विद्यमान विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सकता। अब प्रसिद्ध जो कवि इकबाल की उक्ति का अपने शब्दों में अर्थ लिखना है, तो आप लोग लिख लीजिए कि प्रसिद्ध शायर इकबाल का कहना है कि न जाने कितनी बार इस देश पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण किए गए और अनगिनत बार यह देश आक्रमणकारियों की धर्मांधता का शिकार हुआ, किंतु यहाँ एक ऐसा तत्व अवश्य विद्यमान रहा जिसके बल पर भारतीय संस्कृति का अस्तित्व आज तक बना हुआ है। ठीक, अब आपका दूसरा प्रश्न है कि लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में किस अमर तत्व की ओर संकेत किया है, और तीसरा प्रश्न है कि हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है। तो कर लीजिए आप लोग कि लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में अनेकता में एकता नामक अमर तत्व, किस अमर तत्व की बात हुई है? अनेकता में एकता अमर तत्व की ओर संकेत किया है और यह स्पष्ट किया है कि इस शक्ति के द्वारा भारतीय संस्कृति भविष्य में भी जीवित और अस्थायी बनी रहेगी। और तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न था कि हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है? तो हमारे अस्तित्व को जल कायम रखे हुए है। ठीक है, अब छठा हमारा क्या है? छठा है कि यह एक नैतिक और छठा रेखांकित अंश है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है और जिसने
जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फेंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया, वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। अब प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ जान ही गए हो आप लोग की भारतीय संस्कृति या लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लेते हैं हम लोग कि जो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यह बताया है कि हमारी संस्कृति में निहित अमृत तत्व का स्रोत नैतिक और आध्यात्मिक है, जो आदिकाल से ही प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर और अप्रत्यक्ष अगोचर रूप में संपूर्ण देश में बहता चला आ रहा है। यह कभी कभी स्थूल रूप में अर्थात मूर्त रूप में किसी महापुरुष के रूप में भी जन्म लेता है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह बता रहे हैं कि हम बड़े ही भाग्यवान हैं कि इसी प्रकार के एक स्थूल रूप को महात्मा गांधी के रूप में हमने अपने बीच चलते फिरते और हंसते रोते हुए देखा। इसी मूर्त रूप ने परतंत्रता के परिणाम स्वरूप सूख चुकी हमारी हड्डियों को अमृत तत्व की स्मृति दिलाकर नई मज्जा प्रदान की। मरे हुए से हमारे शरीर में प्राणों का संचार किया, निराश हुए एवं मुरझाए हुए दिलों को प्राणदान देकर पुनः खिला दिया और उनमें नूतन ऊर्जा का संचार किया। उस मूर्त रूप ने जो अमर तत्व प्रदान किया वह सत्य और अहिंसा का है। हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि मानव मात्र के जीवन के लिए क्या आवश्यक है, इसका मूर्त रूप कौन है जिसका गद्यांश में वर्णन किया गया है, या लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है। तो सबसे जरूरी है क्या संदेश देना चाहा है वो देख लो कि मानव मात्र के जीवन के लिए सत्य और अहिंसा नामक अमर तत्व की आवश्यकता है। आज की बढ़ती हुई हिंसात्मक वृत्ति में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। सत्य और अहिंसा के मूर्तिमान स्वरूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, जिनका प्रस्तुत गद्यांश में सांकेतिक रूप में वर्णन किया गया है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है कि लेखक ने अमर तत्व का स्रोत किसे बताया है। तो अब तक तो आप लोग को ये बात पता ही चल गई कि भारतीय संस्कृति में विद्यमान अमर तत्व का स्रोत नैतिक और आध्यात्मिक है। यही बल हम लोग को एकजुट किए हुआ है, जो कि अनंत काल से कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष, कभी मूर्त रूप में हम सभी के सम्मुख आता रहा है। लेखक ने अमर तत्व का स्रोत भारतीय संस्कृति को बताया है। अब हमारा 7वां रेखांकित अंश क्या है कि आज हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक ही उन्नति और विकास दूसरे का उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हो। हमारी सारी संस्कृति के मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम तो भारतीय संस्कृति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। रेखांकित अंशों की व्याख्या क्या है, एक मिनट रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लेते हैं हम लोग कि विद्वान लेखक का कहना है कि हमें अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु हमारा यह नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने कार्य को इस प्रकार संपन्न करें जिससे किसी दूसरे को उससे
किसी दूसरे को उससे किसी प्रकार की असुविधा न हो। यदि हम ऐसा सोचकर कार्य करेंगे तो हमारी सामाजिक एकता बनी रहेगी और सभी को उन्नति करने के एक समान अवसर मिलेंगे। संघर्ष तब होता है जब एक के स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ में बाधा पहुंचाते हैं। इस संघर्ष को टालने का एकमात्र उपाय अहिंसा या त्याग की भावना का अनुसरण करना है। इसी अहिंसा तत्व पर हमारी संस्कृति टिकी हुई है। जब भी हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तब अहिंसा को मुख्य स्थान देते हैं। अब हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है कि प्रजातंत्र का क्या अर्थ है? यहाँ किस देश में प्रजातंत्र की बात की जा रही है? तो लिख लो आप लोग कि प्रजातंत्र का अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह स्वयं के साथ साथ अपने समूह और समाज का भी विकास कर सके। इस गद्यांश में भारत में प्रजातंत्र की बात की गई है। ठीक, अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि नैतिक सिद्धांतों में किस तत्व को प्रमुख स्थान दिया गया है? तो नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा तत्व को ही प्रमुख स्थान दिया गया है, क्योंकि व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति के विकास में आड़े आने वाला संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। और अब आपका तीसरा क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के द्वारा अहिंसा तत्व के महत्व को उद्घाटित किया गया है। उसका कहना है कि व्यक्ति के मध्य संघर्ष तभी दूर हो सकेगा जब सभी लोग अहिंसा के मार्ग पर चलें और हिंसा की भावना का त्याग कर दें। अब आठवां आप लोग का क्या है रेखांकित अंश? आठवां रेखांकित अंश क्या है? जो आठवां हमारा है कि अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन भू अजित्थाः, मतलब इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध और देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम जो आप लोग कर लेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया कि भारतीय संस्कृति के अहिंसा की अवधारणा का विशेष महत्व है। वास्तव में हमारी संस्कृति अहिंसा के मूल तत्वों पर ही आधारित है। संस्कृति में नैतिक मान्यताओं का विशेष महत्व होता है। भारतीय संस्कृति में स्वीकृत अधिकांश नैतिक मान्यताएं भी अहिंसा के तत्व पर ही आधारित हैं। अहिंसा का दूसरा नाम ही त्याग है। इसी प्रकार हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। हिंसा का रूप पदार्थों के भोग के रूप में हमारे सामने आता है। मनुष्य स्वार्थ के कारण जब पदार्थों का अकेले ही उपभोग करता है तभी हिंसा का जन्म होता है। भारतीय संस्कृति में त्याग और भोग का समन्वय है। जब तक हम किसी वस्तु का त्याग नहीं करेंगे तब तक दूसरा उसका उपभोग नहीं कर सकता। इसी प्रकार त्याग से ही भोग की प्राप्ति होती है। द्वितीय रेखांकित अंश क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि वेद और उपनिषदों में भी त्यागपूर्वक भोग को महत्व दिया गया है। हम जिन पदार्थों का भोग करें त्याग यानी अनासक्ति की भावना से करें। त्याग की भावना से सभी आपसी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। इसी भावना से व्यक्ति का समाज से और देश का देश से संघर्ष समाप्त हो जाएगा। सभी संघर्ष स्वार्थ या भोग को लेकर होते हैं। यदि हम सभी विरोधों या संघर्षों को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी नैतिक चेतना को इसी तत्व त्याग से ओतप्रोत करना होगा। अब देखो प्रश्न क्या है कि हिंसा और अहिंसा के लिए प्रस्तुत गद्यांश में क्या कहा गया है। तो अभी आप लोग व्याख्या में ही जान लिए, लेकिन लिख लो कि प्रस्तुत गद्यांश में कहा गया है कि हिंसा का ही दूसरा रूप स्वार्थ है जो भोग के रूप में व्यक्तियों के सम्मुख आता है, और अहिंसा का रूप त्याग है। भारतीय संस्कृति में भोग को भी त्याग से ही निकाला गया है। अब
दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, देख लेते हैं कि श्रुति क्या कहती है, स्पष्ट कीजिए। तो लिख लीजिए आप लोग कि श्रुति कहती है कि तेन त्यक्तेन भू भू जिथा, अर्थात त्याग की भावना से ही भोग करना चाहिए, क्योंकि त्यागम यानी त्यागम नहीं, त्याग की भावना से ही सभी आपसी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। अब आपका तीसरा क्या है, तीसरा है कि विभिन्न प्रकार के विरोध क्या हैं, इन्हें किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के विरोध क्या हैं, विभिन्न प्रकार के विरोध हैं व्यक्ति का विरोध, व्यक्ति समाज का विरोध, समाज समाज का विरोध, समाज देश का विरोध, देश देश का विरोध। इन सभी प्रकार के विरोधों को त्याग की भावना के प्रस्फुटन के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हमारा चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया है, इसका दूसरा रूप क्या है। तो लिख लो कि हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है, इसका दूसरा रूप क्या है, त्याग है। अगर हम त्याग करना सीख जाएंगे तो हिंसा होगी ही नहीं। अब हमारा नौवां क्या है, देख लेते हैं। नौवां रेखांकित अंश क्या है, नौवां रेखांकित अंश कि इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया, और देश और विदेश में एक सूत्र होने का तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। दूसरे के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, यानी हमने कभी दूसरों पर आक्रमण नहीं किया, दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। उनके हृदयों को जीता और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में कायम है, जबकि हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ आप लोग जान ही रहे हैं कि भारतीय संस्कृति, और लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेते हैं हम लोग कि प्रथम रेखांकित अंश है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यह बताया है कि भारतीय संस्कृति ने कभी भी उन संस्कृतियों सभ्यताओं को विकसित होने में बाधा नहीं पहुंचाई जो उसकी अपनी नहीं थी। उसका कहना है कि भारतवासियों ने सदैव अलग अलग विचारधाराओं को, जो कि धर्म आदि विभिन्न रूपों में होती हैं, सदैव विकसित होने और उनके अपने ही ढंग से उन्हें पल्लवित पुष्पित होने दिया। विभिन्न देशों के लोगों को इस प्रकार अपने में मिल जाने दिया जैसे कि वे उनके अपने ही हो। भारतवासियों ने विभिन्न देशों की संस्कृतियों को स्वयं में मिला लिया और स्वयं को उनकी संस्कृतियों में मिल जाने दिया। द्वितीय रेखांकित अंशों की व्याख्या क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति ने एकता और समरसता का यह कार्य बलपूर्वक नहीं किया, वरन प्रेम और मित्रता की भावना से किया। उन्होंने कभी भी विदेशियों के शारीरिक अंगों पर, चल अचल संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने का प्रयास नहीं किया, वरन सदैव उनके हृदय पर अधिकार जमाने का प्रयास किया, क्योंकि किसी के शरीर पर तो बलपूर्वक अधिकार किया जा सकता है लेकिन हृदय पर नहीं। इसलिए हमने क्या है, हमने हृदय को जीता है। यही कारण है कि आज भी भारतीयों का जो प्रभाव दूसरों पर बना हुआ है वह उनके चरित्र और चेतना का है। अंतिम पंक्ति में लेखक भारतीयों की वर्तमान स्थिति पर अफसोस प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि आज भारतीय अपने उस गुण को जिसके बल पर वे दूसरों पर कायम थे स्वयं भूल चुके हैं और भूलते ही जा रहे हैं। अब हमारा प्रश्न क्या है कि भारतीयों ने विभिन्न धर्मों और विचारधाराओं
विभिन्न धर्मों और विचारधाराओं के लिए क्या किया है? तो भारतीयों ने विभिन्न धर्मों को स्वतंत्रता पूर्वक पल्लवित पुष्पित होने और भिन्न भिन्न वैचारिक धाराओं को बिना किसी रोक टोक के अपने अपने मार्ग पर प्रवाहित होने दिया। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि भारतीय लोगों ने विभिन्न देशों के व्यक्तियों और संस्कृतियों के साथ क्या किया है? तो भारतीय लोगों ने क्या किया है? भारतीय लोगों ने भिन्न भिन्न देशों के व्यक्तियों को अपने में मिल जाने दिया तथा विभिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में तथा अपने देश की संस्कृति को उनमें मिल जाने दिया। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारतीयों ने किस प्रकार एकता स्थापित की? तो भारतीयों ने किस प्रकार एकता स्थापित की? तो भारतीयों ने स्वदेश और विदेश में एकता, प्रेम और सौहार्द में स्थापित की, बलपूर्वक नहीं, उन्होंने हृदय को जीता है। यही भारतीयों ने। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीयों का प्रभुत्व अभी भी दूसरों पर क्यों कायम है? भारतीयों का प्रभुत्व अभी भी दूसरों पर क्यों कायम है? तो लिख लो, भारतीयों का प्रभुत्व दूसरों पर अभी भी मात्र इसलिए कायम है क्योंकि उन्होंने उनके हृदयों को जीत लिया, उनके घर, धन, संपत्ति और बाह्य व्यक्तित्व को कभी अपने अधीन नहीं किया। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? तो लिख लो आप लोग कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भारतीयों के उच्च आदर्श को स्पष्ट किया है जो दूसरों पर अपना प्रभुत्व प्रेम और सौहार्द से स्थापित करता है तथा यह भी बताया है कि वर्तमान समय में भारतीय स्वयं उससे विमुख होते जा रहे हैं। अब हमारा 10वां रेखांकित अंश क्या है देख लो आप लोग कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। ठीक, तो इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है जो भारतीय संस्कृति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेते हैं हम लोग कि रेखांकित अंश की व्याख्या लिख लीजिए आप लोग, हेडिंग डाल लीजिए। इतिहास को साक्षी बताते हुए लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष में साम्राज्य बने, समाप्त हुए, विभिन्न संप्रदाय विकसित हुए और उनका पतन भी हुआ तथा विदेशियों ने हम पर आक्रमण किए, हमें अपमानित भी किया। प्रकृति और मनुष्यों ने एक बार नहीं अनेक बार हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ ढाए, लेकिन हमारी संस्कृति इतनी महान है कि उसने सभी को अपने में समाविष्ट कर लिया। इसी कारण हमारी संस्कृति, हमारा जीवन और हमारी सृजनात्मक शक्ति आज तक बनी हुई है। निश्चित रूप से हमारी संस्कृति सभी संस्कृतियों से श्रेष्ठ एवं महान है। तो वो तो आप सभी लोग जानते हो कि हमारी संस्कृति और सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने भारतीय संस्कृति के महान आध्यात्मिक नैतिक आधार तथा विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को उच्च बनाए रखने के आधार को स्पष्ट किया है। संक्षेप में लेखक ने भारतीय संस्कृति की महानता को स्पष्ट किया है। फिर प्रश्न 2 क्या है कि किस किस प्रकार की विपत्तियों के पड़ने पर भी भारतवासियों की सृजनात्मकता कम नहीं हुई है। तो लिख लो कि हमारी प्रत्येक प्रकार की प्रकृतिजन्य यथा भूकंप, बाढ़, सूखा आदि मानवजन्य विपत्तियों के पड़ने पर भी भारतवासियों की सृजनात्मक शक्ति में कभी कमी नहीं आई। अब हम लोग जो 11वां रेखांकित अंश है उसको देख लेते हैं। 11वां हमारा जो रेखांकित अंश है, देखिए वो क्या कह रहा है कि हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च शासन के
उच्च आसन के अधिकारी होते हैं। उनकी दासता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। तो आप लोग को प्रश्न क्या करना है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, जो भारतीय संस्कृति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या कि इतिहास को साक्षी बनाते हुए लेखक राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत देश को भी बुरे दिन देखने पड़े थे, परंतु यह भी सत्य है कि इन बुरे दिनों में भी भारत ने अनेक विद्वानों एवं कर्म योगियों को जन्म दिया। ये महान भारतीय सपूत इतने योग्य थे कि उन्हें संसार के किसी भी भाग में, किसी भी युग में अनिवार्य रूप से सम्मान एवं उच्च पद के योग्य ही समझा जाता। जब हमारा देश परतंत्र था, तब भी हमारे देश में महात्मा गांधी जैसे कर्मठ और धर्म में रत रहने वाले क्रांतिकारी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विचारशील कवि, योगीराज अरविंद घोष तथा रमण महर्षि जैसे महान योगी व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसी काल में हमारे देश में अनेक वैज्ञानिक एवं महान विद्वान भी उद्भट हुए, जिनकी योग्यता को विद्वान भी उद्भूत हुए, जिनकी योग्यता को आज भी सारा संसार स्वीकार करता है। द्वितीय रेखांकित अंशों की व्याख्या क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि जिस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में विश्व की अनेक जातियां प्रायः समाप्त हो गईं, उसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में हम भारतीय हर प्रकार से अपने आप को कुशल बनाए रखने में सफल तो रहे ही, हमने अपने आध्यात्मिक एवं बौद्धिक गौरव को भी बनाए रखा। इस विशिष्टता का मुख्य कारण यह है कि हमारी सामूहिक चेतना का आधार सुदृढ़ नैतिकता है। हमारी नैतिक चेतना पहाड़ों के समान मजबूत, समुद्र से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। इन्हीं गुणों के कारण भारतीय संस्कृति महान है, जिसके कारण हमारे देश ने अपने बुरे दिनों में भी विश्वविख्यात महान व्यक्तियों को जन्म दिया। प्रश्न क्या है कि कैसे दुर्दिनों में भारत ने किन उच्च आसन के अधिकारी व्यक्तियों को जन्म दिया। तो आप लोग भारत की परिस्थितियों से अब तक वाकिफ हो चुके हैं कि परतंत्रता या दासता के दिनों में भारत ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद आदि के साथ साथ अनेक वैज्ञानिक और विद्वानों को, जो उच्च आसन के अधिकारी थे, जन्म दिया। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि किन परिस्थितियों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई। तो किन परिस्थितियों में पढ़कर, तो दासता और परतंत्रता की परिस्थितियों में पढ़कर संसार की अनेक प्रसिद्ध जातियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तीसरा क्या है कि भारतवासियों की सामूहिक चेतना कैसे आधार पर स्थित है। तो भारतवासियों की सामूहिक चेतना जो है पर्वतों से भी दृढ़ है, समुद्र से भी गहरी है और आकाश से भी अधिक व्यापक नैतिक आधार पर स्थित है। अब हमारा 12वां रेखांकित अंश क्या है। 12वां है कि दूसरी बात तो इस संबंध में विचारणीय है, वह यह कि संस्कृति और सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। तो इस गद्यांश के पाठ का नाम भारतीय संस्कृत, लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं हम लोग कि
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, हेडिंग डाल लेना आप लोग कि रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुचित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। विचार करने योग्य दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति अथवा भारतवासियों की संपूर्ण व एकीकृत चेतन शक्ति ही इस देश का जीवन है। बिना इसके देश का जीवन ही संभव नहीं है। ऐसी चेतन शक्ति जो नैतिकता पर आश्रित है से हमारे देश के सभी शहर, गांव और सभी प्रदेश, सभी धर्म और उनको मानने वाले विभिन्न संप्रदाय, इन संप्रदायों के विभिन्न वर्ग और इनसे संबद्ध जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां इनमें सभी तरह की विभिन्नताएं और विषमताएं फैली हुई हैं, वहीं उन सब में एक एकता है जिसे ध्यान से देखने, समझने और पहचानने की आवश्यकता है। हमारा प्रश्न क्या है कि क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया? तो क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया था? तो क्रांति के लिए बापू ने सामान्य जनता को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तैयार किया था और गद्यांश के रेखांकित अंश में उल्लिखित नैतिक चेतना का सहारा लिया था। फिर दूसरा क्या, लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल का क्या महत्व बताया है? तो लिख लो आप लोग कि लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल का महत्व बताया है। महत्व यह बताया है कि इसी के कारण संपूर्ण भारत के सभी शहर, गांव, प्रदेश, विभिन्न जातियां, संप्रदाय, वर्ग आदि एक सूत्र में बंधे हुए हैं, जिसके कारण गांधी जी ने देश की जनता को क्रांति के लिए तत्पर किया। अब हमारा 13वां जो रेखांकित अंश है उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारा 13वां रेखांकित अंश क्या है? इस अध्याय में बच्चों बहुत ज़्यादा ही रेखांकित अंश दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। 1 घंटा मन लगा के अगर पढ़ लोगे ना तो ये चैप्टर तैयार हो जाएगा आप लोग का वीडियो से ही, ठीक है। लेकिन बुक ले के साथ में बैठना, बुक खोलकर। मैं तो यही समझता हूँ क्योंकि आप लोग को यहाँ जो रेखांकित करना होता है वो नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप पुरानी बुक खोल के बैठना, ठीक है, ताकि नई बुक में नहीं दिया है, दूसरा दिया है और पुरानी बुक में दूसरा। और आप लोग के एग्ज़ाम का पैटर्न भी अभी इस साल पुरानी बुक से ही रहेगा, ठीक है। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों और तत्वों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। अब प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम तो आप लोग भारतीय संस्कृति और राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम रेखांकित अंश है, आप लोग पुरानी बुक खोलकर, प्लीज़ पुरानी बुक खोलकर बैठिएगा, ठीक ना। लेखक कहता है कि हमें समाज और देश में अन्याय और अत्याचारों को फिर से न दोहराए जाने के लिए अपनी आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था के दूषित होने के कारण ही सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था का आधार नैतिक चेतना या संस्कृति द्वारा निर्धारित होना चाहिए। धन से संबंधित जितने भी कार्य किए जाएं उनमें सदैव नैतिकता का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से अन्याय, अत्याचार और संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। द्वितीय रेखांकित अंशों की व्याख्या क्या है कि द्वितीय रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं हम लोग कि प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि किसी भी कार्य को करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं स्वार्थ को बढ़ावा तो नहीं मिल रहा है। प्रत्येक कार्य कर्तव्य और सेवा भावना की से करना चाहिए। देखिए, जैसे हमारा पढ़ना, आप लोग हैं विद्यार्थी लोग,
जितने भी लोग हैं उनका कर्तव्य है पढ़ना, ठीक। और उसको उसी भाव से अगर आप पढ़ते हो ना, अपना अपने कार्य को कर्तव्य, मतलब कि हमारा कर्तव्य पढ़ना है तो हम ऐसे पढ़ें कि हमारे माँ बाप, हमारे अध्यापक, सब लोग खुश हैं। और हमारा कर्तव्य क्या है कि हम इतने अच्छे से पढ़ाएं आपके कि दिमाग पे, आपके मानस पटल पर छप जाए। तो वही है, सब लोग अपना कर्तव्य अच्छे से करेंगे तो हर एक प्रत्येक नागरिक बहुत ही अच्छी तरह से अच्छी लाइन में जाएगा और अपना देश, अपने देश की संस्कृति और अपने देश का जो नाम है वो आगे बढ़ेगा, ठीक। भावना से करना चाहिए। हमें अपने स्वार्थों और अधिकारों की पूर्ति का कर्म तथा कर्तव्य और सेवा की भावना का अधिक ध्यान रखना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार तराजू दो पदार्थों के परिमाण में समन्वय बनाकर दोनों के साथ न्याय करती है, उसी प्रकार हमें प्रत्येक कार्य में भोग और तथा स्वार्थ का कर्तव्य और सेवा भावना के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। इससे संघर्ष होने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक। अब प्रश्न क्या है कि भारतवासियों को अपनी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार बनानी चाहिए। भारतवासियों को अपनी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार बनानी चाहिए, तो भारतवासियों को अपनी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से बनानी चाहिए कि उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ और भोग की भावना की प्रधानता न हो, क्योंकि स्वार्थों के टकराने से संघर्ष उत्पन्न होता है। अतः स्वार्थ की भावना को त्याग कर सामाजिक हित का ध्यान रखते हुए अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए, ठीक। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो अब तक आप लोग समझ गए कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि मनुष्य को अपने समस्त आर्थिक कार्य, वैयक्तिक त्याग, सामाजिक कल्याण, सेवा और कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर, यहीं पर हमारे अंदर जो हम आर्थिक कार्य कर रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी गलत भावनाएं आ गई हैं जो इस मनुष्य जाति, मानव जाति का ही नुकसान कर रही हैं, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा है अभी। कैसे? जैसे देखो, आर्थिक कार्य, दूध बेचने वाला दूध में इतनी तरह की मिलावट कर रहा है कि वो अपने वैयक्तिक त्याग, क्या वैयक्तिक लाभ के लिए वो दूध में तरह तरह की चीज़ें मिलाकर बेच रहा है। किस लिए? कि उसको आर्थिक लाभ हो, ठीक। लेकिन दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही, उससे नहीं। और जो आप लोग ये रिफाइंड ऑयल खाते हैं, उसमें भी पाम ऑयल मिलाकर, और सबसे ख़राब होता है जो पाम ऑयल होता है, वो सबसे ख़राब होता है। उसकी मिलावट करके रिफाइंड ऑयल जिसको ख़रीद के हम लोग खाते हैं, और वो शरीर में कैंसर के साथ साथ तमाम बीमारियां लाता है, जो बहुत ही नुकसान। तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहा है कि आर्थिक कार्य, वैयक्तिक त्याग, लेकिन यहाँ पर वैयक्तिक लाभ के लिए हर कार्य हो रहा है। इसलिए समाज हमारे बहुत गलत दिशा में चल रहा है, जिसमें विद्यार्थी, हम अध्यापकों, सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सबको थोड़ा थोड़ा ही सही लाइन में तो मोड़े। सामाजिक कल्याण, सेवा और कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। हमें अपने नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपने कार्य करने चाहिए। लेखक की यह भावना गांधी जी की ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के समान है। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के भाव पर आधारित एक पंक्ति लिखिए। हमारी पंक्ति क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश के भाव पर आधारित एक पंक्ति हो सकती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हों, ठीक। अब चौथा हमारा क्या है? चौथा है हमारा कि आर्थिक व्यापार करने में किस भावना की प्रधानता होनी चाहिए। तो आर्थिक व्यापार करने में वैयक्तिक त्याग, सामाजिक कल्याण, सेवा और कर्तव्य भावना की प्रधानता होनी चाहिए। अब हम 14वां क्या है देख लेते हैं। 14वां हमारा है, 14वां रेखांकित अंशों की व्याख्या क्या है। एक मिनट, थोड़ा छोटा कर दूं। अब कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है।
उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। ठीक, नियंत्रित भी। तो इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम तो भारतीय संस्कृत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लेते हैं हम लोग कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वर्तमान युग विज्ञान की उन्नति का युग है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है। लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिसमें विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग के भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। द्वितीय रेखांकित अंशों की व्याख्या क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि यदि विज्ञान की शक्ति पर प्रेम और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया गया तो वह मानव का हित नहीं कर सकती। नैतिक बंधन से विज्ञान की असीमित शक्ति सीमित हो सकती है और उसका उपयोग विनाश के लिए न कर निर्माण के लिए किया जा सकता है। आज विज्ञान की शक्ति को कल्याण की दिशा में प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। अब पहला प्रश्न क्या है हमारा कि विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है, इस शक्ति का प्रयोग किस भावना से किया जाना चाहिए। तो किस भावना से किया जाना चाहिए आप लोग तो समझ ही गए कि विज्ञान के द्वारा प्रदत्त अतुलनीय शक्ति का उपयोग एक समूह और व्यक्ति के उत्थान तथा दूसरे समूह और व्यक्ति का पतन करने के लिए हो सकता है। इस शक्ति का प्रयोग अहिंसात्मक त्याग की भावना से किया जाना चाहिए। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है कि किसके बिना प्राप्त शक्ति मानवता के लिए हितकर नहीं होती, या उपर्युक्त अवतरण में लेखक ने मानव को क्या संदेश दिया है। तो क्या संदेश दिया है कि नैतिकता प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने विज्ञान की संहारक नीति को नियंत्रित करने का सुझाव दिया है और तथा इसके नियंत्रण के लिए अहिंसा से परिपूर्ण त्याग की भावना को आवश्यक बताया है। मैं लेखक के इस कथन से 100% सहमत हूँ। अब चौथा क्या है हमारा कि विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है, स्पष्ट कीजिए, या आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। तो क्या दे रहा है विज्ञान के संबंध में लेखक का विचार है कि उसने मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दी है। इस शक्ति का उपयोग व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष के लिए किया जाना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को अपने अंदर अहिंसा त्याग की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक, अब हमारा 15वां रेखांकित अंश क्या कह रहा है कि वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूं कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघ लिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें। तो इस गद्यांश के पाठ और लेखक तो
भारतीय संस्कृति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लेते हैं हम लोग कि लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि वर्तमान में हमें अपने पुराने सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाकर भारतीय संस्कृति के समन्वयात्मक इसको ऐसे पढ़ेंगे, समन्वयात्मक स्वरूप को अक्षुण्य कर लेना, यहाँ पर बनाए रखना होगा। विभिन्न भाषावाद भी हमारी संस्कृति के समन्वयात्मक स्वरूप को आघात पहुंचा रहे हैं। इसका समाधान सुझाते हुए लेखक कहते हैं कि भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं और प्रत्येक भाषा में अनेक सुंदर और आनंद प्रदान करने वाली साहित्यिक कृतियां हैं। यदि हम इन कृतियों के सार तत्वों से अन्य भाषियों को परिचित करा सकें तो हमारी समस्या का बहुत कुछ समाधान हो सकता है। अब लेखक क्या कह रहे हैं इसमें कि लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति के समन्वय के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति के समन्वय के लिए प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की साहित्यिक कृतियों का अनुवाद करा के उसे भारत की संघ लिपि अर्थात हिंदी में छपवाना चाहिए, देवनागरी लिपि में। 16वां क्या है हमारा कि दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। उसके दूसरे रूप है गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। इस गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम में लिख लीजिए आप लोग भारतीय संस्कृति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लेते हैं कि प्रथम रेखांकित अंशों की व्याख्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि भारतवर्ष में विद्यमान भारतीय विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय के लिए यह आवश्यक है कि हम सब मिलकर एक ऐसी संस्था की स्थापना करें जो सभी भारतीय भाषाओं की कृतियों में पारस्परिक आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा प्रारंभ करे। लेखक के कहने का आशय है कि संस्था ऐसी होनी चाहिए जो किसी एक भारतीय भाषा की कृति का अन्य सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर सके। द्वितीय रेखांकित अंशों की व्याख्या क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि भारतवर्ष में विद्यमान विभिन्न संस्कृतियों में समन्वय के लिए आवश्यक है कि विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों का समन्वय हो जाए। यदि कोई इस प्रकार का संगम स्थापित हो जाता है तो यह विभिन्न भाषा के साहित्यकारों को साहित्य सृजन के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा। इसके साथ ही यह संगम साहित्य के स्तर के उत्थान और उत्तमोत्तम जो साहित्य की रचना करने में भी पर्याप्त रूप में सहायक सिद्ध होगा। आपका तीसरा प्रश्न क्या है कि भारत अपनी एक सूत्रता किन किन कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। तो किन किन कलाओं द्वारा भारत अपनी एक सूत्रता को गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि कलाओं के द्वारा प्रदर्शित करता आया है। अब हमारा 17वां और शायद आखिरी हो, 17 रेखांकित अंश थे आपके इसमें, ठीक है। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो भारतीय संस्कृति और
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेते हैं हम लोग कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत की सुंदर धरती को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, परंतु आज समाज में जैसा वातावरण व्याप्त है उसे देखते हुए इसे पृथ्वी को स्वर्ग नहीं, इसे पृथ्वी का स्वर्ग नहीं कहा जा सकता। यहाँ का कर लेना तुम लोग। स्वर्ग की स्थापना तो सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ सेवा की भावना से होती है। यदि हम वास्तव में इस धरती पर स्वर्ग उतारना चाहते हैं तो हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि मनुष्य के जीवन की प्रत्येक गतिविधि सत्य, अहिंसा और सेवा भाव से प्रेरित हो। ऐसा होने पर संघर्ष, द्वेष, घृणा और युद्ध की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी तथा मानव जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। अब आप लोग को क्या करना है कि इसमें कौन सी पंक्ति आई है कि प्रस्तुत गद्यांश नहीं, कि यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ये एक पाठ के लिए पाठ में आई काव्य पंक्ति लिखना है आप लोग को। तो कौन सी पंक्ति है कि गर फिरदौस बर रुए जमीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मतलब कि कहीं पृथ्वी पर स्वर्ग है तो कहाँ है, यहीं है, यहीं है, भारतवर्ष में है, भारतवर्ष में, भारतवर्ष में। ठीक, अब हम लोग का दूसरा प्रश्न क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने पृथ्वी पर स्वर्ग की कल्पना को साकार करने के लिए सत्य, अहिंसा, कर्तव्य पालन और सेवा भाव की भावना पर बल दिया है। ठीक है बच्चों, मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इस अध्याय को तैयार कर लेंगे और कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो कहाँ पर है, यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। धन्यवाद, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।